लोकपाल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आज यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एन धर्म सिंह और एचडी कुमारस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के अवैध खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एन धर्म सिंह और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और पूर्व सीएम एम कृष्णा के खिलाफ जांच पर रोक बरकरार रखी है। हालांकि एम कृष्णा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को इस बारे में कोई आदेश देने से भी मना किया है। और इस वक्त विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन के जरिए तमाम जानकारी के साथ। विवेक, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया इसमें कहा गया कोई भी अदालत इस बारे में कोई भी फैसला नहीं देगी। साथ ही साथ एम कृष्णा और एक और मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या पूरा मामला रहा? अहम बिंदु क्या सामने आया आज? बता दें, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एन धर्म सिंह और एचडी कुमारस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के अवैध खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एन धर्म सिंह और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और पूर्व सीएम एम कृष्णा के खिलाफ जांच पर रोक बरकरार रखी है। एम कृष्णा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 3 महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को इस बारे में कोई भी आदेश देने से मना कर दिया है। तो यानी कहा जा सकता है कि कर्नाटक के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री एन धर्म सिंह और एचडी कुमारस्वामी की मुश्किलें बेहद बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ एम कृष्णा जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ जांच पर रोक के आदेश को बरकरार रखा गया है। बता दें, कर्नाटक में लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर के अवैध खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एन धर्म सिंह और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ एक और पूर्व सीएम एम कृष्णा के खिलाफ जांच पर रोक भी बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 3 महीने का वक्त दिया एसआईटी को और कहा है कि 3 महीने के भीतर ही एसआईटी को अपनी रिपोर्ट इस मामले में जमा करनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को इस बारे में कोई भी आदेश देने से मना कर दिया है। तो देश के राजमार्गों पर 1 अप्रैल के बाद से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब से ज्यादा अहम जिंदगी है। उधर इस मामले में तमाम राज्यों के शराब विक्रेता संघों ने मांग की कि दूरी की सीमा को कम किया जाए। तमिलनाडु और तेलंगाना की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी इस मांग का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले में कल भी जारी रहेगी। मेरे साथ विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विवेक, राजमार्गों को पर 1 अप्रैल के बाद से 500 मीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। इस मामले में मुकुल रोहतगी ने भी राज्यों की मांग का समर्थन किया है। क्या चीजें सामने आई? ये दरअसल जो स्टेट थे उनका ये कहना था कि अगर लिकर बैन ऐसे 500 मीटर एरिया में अगर कर दिया जाता है तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 500 मीटर के दायरे में अगर आप जाते हैं तो वो सड़क ही बचती है, वो हाईवे के नाम पे सिर्फ सड़क ही बचती है और थोड़ा सा एरिया बचा। 500 मीटर का मतलब आप सीधे आप सड़क के बाहर आप जैसे कहें तो खाई में पहुंच जाएंगे, वो एरिया नहीं होता। तो इस वजह से उस एरिया को थोड़ा कम कर दिया जाए जिससे कि जो लीकर की दुकानें हैं वो हो सके। इसके साथ ही जो इसमें स्टेट्स आए थे उनमें तमिलनाडु है, अरुणाचल, आसाम, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, पंजाब, कर्नाटका और पुडुचेरी और सिक्किम। जो उसमें ये दलील दी गई कि जो स्टेट्स हैं सबकी भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं है, इस वजह से जो स्टेट हाईवे पे बैन की बात की जा रही वो यूनिवर्सल लागू नहीं हो सकती। इस वजह से इसको थोड़ा फिर से इसके बारे में देनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेट है हर एक स्टेट का अलग अलग भौगोलिक स्थिति को देखिए उस हिसाब से वहाँ पे उनको पैमाना तय करना चाहिए और वहाँ पे उसको दायरा तय करना चाहिए। बिल्कुल विवेक, एक तरफ तो 500 मीटर तक की दूरी की बात कही जा रही है, तो राज्यों की तरफ से दूरी के बारे में क्या कहा गया कि कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए?
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक आदेश में ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया था उसमें ये कहा गया था कि 31 मार्च के बाद स्टेट और नेशनल हाईवेज पे जो शराब की दुकानें हैं, जो बार्स हैं, ये बंद हो जाएं, जिससे क्योंकि जो शराब की वजह से पीने की वजह से जो गाड़ी ड्राइविंग करते हैं उससे एक्सीडेंट होता है, उससे लोगों की बहुत मौतें होती है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन के बाद ये कहा था कि इनको बंद कर दिया जाए। लेकिन जो स्टेट्स है, जो उनका ये कहना था कि जो स्टेट्स में सड़कें हैं वो हाईवे के नाम पे होती हैं, लेकिन उनका जो एरिया होता है, जो उनकी जगह होती है, वो इतनी नहीं होती है कि उसका वो एकदम इतने नजदीक होती है, इतने दूर नहीं होती है जिससे उनकी दुकान अफेक्टेड हो सके। हाँ, ये जरूर स्टेट्स ने कहा था कि अगर हमें थोड़ा सा इस दूरी को कम कर दिया गया तो हमें भी स्पेस मिल सकता, हम अपनी चीजें चला सकते हैं। इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट आए थे और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इन हाईवेज और स्टेट और नेशनल हाईवेज हैं, इनके ऊपर जो दुकानें हैं उनका रिन्यूअल जो है 31 मार्च तक जिनका है वो ठीक है, उसके बाद रिन्यू नहीं की जाएंगी। इस मामले में सुनवाई हो रही थी, इसमें यह कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया और जो ड्यूरेशन तय की है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। इसके लिए अभी किसी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मैक्सिमम स्टेट थे उनकी बात सुनने के बाद इसी को रख लिया है कल के लिए, और कल इसकी 2:30 बजे सुनवाई होगी, जिसमें ये कुछ हद तक कोर्ट ने भी इस ऑब्जर्वेशन को कहा कि जो भौगोलिक स्थिति, इसको देखते हुए हमें भी कुछ समय चाहिए, क्योंकि इसका क्रिटिकल इशू है कि हम किसी एक स्टेट की चीज दूसरे स्टेट में नहीं लागू कर सकते। इस वजह से इस बारे में अभी कोई और डिस्कशन नहीं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी इस मामले में हमें देने के लिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े 5 मामलों में फिर सुनवाई करने का फैसला किया। ये वो 5 मामले हैं जिनमें साक्ष्यों के अभाव में 1986 में ही बंद कर दिया गया था। कोर्ट का मानना है कि इन मामलों में से किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से पूछताछ नहीं की गई, इसलिए मामलों को रीओपन करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने इसके लिए एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। एक सर्विस के बाद अगर अनसर्व्ड आए हैं समन्स तो उनको सेकंड सर्विस नहीं गई है, और इसीलिए 2-3 पुलिस के जो कांस्टेबल थे, एसआई थे, एएसआई थे, उनकी गवाहियां लेकर तो कोर्ट ने इन केसेस में बरी का आदेश सुना दिया। चंदन गोस्वामी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ इंडिया लीगल सर्विस फाउंडेशन के मेंबर। चंदन, जो 1984 सिख दंगों के मामले में जो आज सुनवाई हुई है वो 5 कौन-कौन से मामले हैं और क्या सुनवाई में रहा? 1984 के सिख दंगों के रिलेटेड है, जिनमें कि सारे अक्यूज को अपक्विट कर दिया गया था 1986 में। आज इन सारे मैटर्स का रीट्रायल का ऑर्डर दिया गया है जी। कोर्ट की तरफ से अमाइकस को अपॉइंट किया गया है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जितने भी अक्विटल्स थे और जो भी इसमें ट्रायल हुआ था वो शैम ट्रायल थे, यानी कि वो सारे के सारे ट्रायल बिना किसी प्रॉपर अरेंजमेंट के या बिना किसी प्रॉपर तरीके से हैंडल किए बगैर ही उनको अक्विट कर दिया गया था। तो इसमें रीट्रायल होगा जी। इसमें दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू हो चुका है और कुछ अक्यूज को नोटिस इशू हो चुका है, जो कंप्लेनेंट्स थे उनको नोटिस इशू हो चुका है, और कंप्लेनेंट्स को कहा गया है कि वो कोर्ट के सामने अपीयर हो अप्रैल 20 तारीख। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का इस मामले में। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में समान चुनाव चिन्ह दिए जाने की स्वराज इंडिया की याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरें लगी होंगी, ऐसे में समान चुनाव चिन्ह नहीं होने की स्थिति में कोई नुकसान नहीं होगा। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के चलते कई चरण पूरे होने के बाद याचिका दायर की गई, इसलिए अदालत की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करने में देर हो गई। हाईकोर्ट ने दिल्ली निर्वाचन कार्यालय से पूछा था कि क्या उसकी मंशा पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान चुनाव चिन्ह जारी करने की है। स्वराज इंडिया ने पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान चुनाव चिन्ह जारी करने के लिए नियमों में संशोधन करने की दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी। इसी पर अदालत ने निर्वाचन कार्यालय से जवाब मांगा था। निर्वाचन आयोग ने स्वराज इंडिया को समान चुनाव चिन्ह जारी करने से इनकार कर दिया था। तो एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ आज झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट की 8000 से ज्यादा वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों की मांग है कि संशोधन प्रस्ताव को रद्द किया जाए। वकीलों का कहना है कि संशोधन वकीलों के अधिकार के साथ खिलवाड़ है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, आंदोलन इस चीज को लेकर हो रहा है कि वकालत का प्रोफेशन हरदम सेल्फ रेगुलेटिंग रहा है और वकालत का प्रोफेशन में किसी भी प्रकार का किसी का भी
हस्तक्षेप किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं हो सकता है। और अगर इसको अमेंडमेंट को माना जाएगा तो वकालत के प्रोफेशन में बहुत नुकसान होगा। वकील कभी भी इंडिपेंडेंटली किसी भी कोर्ट में बहस नहीं कर सकते। इससे हम लोग बिल्कुल इसके विपक्ष में हैं। बात करते हैं केस ऑफ द डे की। एक अप्रैल के बाद देश भर में वही वाहन बिकेंगे जो PS4 पर्यावरण मानक पूरा करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह अहम फैसला सुनाया। वाहन निर्माता कंपनियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 1 अप्रैल के बाद से कोई भी निर्माता डीलर BS3 मानक वाले वाहन नहीं बेच सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल फायदे से ज्यादा आम लोगों की सेहत अहम है। कोर्ट ने कहा कि कार निर्माता जानते थे कि 1 अप्रैल से BS4 लागू होना है, फिर भी BS3 कार बनाते रहे। उनको रियायत नहीं दी जा सकती। नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए BS3 इंजन के वाहनों में RTO में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की बात कही थी। इसके बाद से ऑटो कंपनीज के पास कुल 8.24 लाख BS3 वाहन स्टॉक में है। इसमें 6.5 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहन, करीब 40,000 तिपहिया, 96,000 करीब व्यावसायिक वाहनों, करीब 16 कारें हैं। वाहन निर्माताओं के संगठन की ओर से कहा गया है कंपनियों को यह स्टॉक निकालने के लिए करीब 1 साल का वक्त चाहिए। आज के आदेश में कोर्ट ने ये कहा है कि जहां कंपनियों को पता था कि BS4 पहली अप्रैल से आ रहा है, मगर तभी भी उनने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बना के रखे, यही उम्मीद करके कि वो अगले 6-8 महीने तक बेच सकेंगे। और कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो गाड़ियां इंडिया में नहीं बिकेंगी, किसी भी जगह नहीं बिकेंगी इंडिया में। कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव तमाम जानकारी के साथ। विवेक, BS3 से नीचे के जो वाहन हैं उन सब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। BS4 से ऊपर के वाहनों को ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य रखा गया है। कार निर्माता कंपनी क्या कहती है इस बारे में, जिनके पास तकरीबन 10 लाख वाहन बताए जा रहे हैं कि पेंडिंग पड़े हुए स्टॉक में हैं? जी, दरअसल जो संदीप नारायण जो ये इनके वकील थे कार निर्माता कंपनियों के, उनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था उसमें ये कहा गया था कि 31 मार्च तक आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो ये कहा 31 मार्च के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इससे इनको बहुत प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, हम ऑर्डर देखेंगे लेकिन हम इसमें रिव्यू फाइल करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट जो सरकार का नोटिफिकेशन था उसमें ये कहा गया था कि आप 31 मार्च तक आप उसका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी बनी हुई चीजें थी उस पर ही रोक लगा दिया। इस वजह से चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। लेकिन जो कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से बिक्री पर रोक लग जाएगी, तो कितना नुकसान वाहन कंपनी को हो सकता है इन तमाम चीजों के बाद? जी, दरअसल इस मामले में अगर देखा जाए तो कॉमर्शियल वाहन 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान 2 पहिया वाहन चालकों को है। जो इस मामले में एप्लीकेशन लगी थी वो बजाज, टोयोटा और मर्सिडीज की बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने लगाई थी। उनका ये कहना था कि जो कुछ कंपनियां हैं वो BS4 मानक की गाड़ियां नहीं बना रही हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो BS3 मानक की हैं, जिसकी वजह से उनकी बिक्री पे असर पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी और इसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ये नोटिफिकेशन तो 2010 से ही था, आज 7 साल हो गए। 7 साल तक इन कंपनियों को ये पता था कि 31 मार्च 2017 के बाद इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का इस मामले में हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। याचिका में CBI जांच की मांग की गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर आज सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में ही आज सुनवाई के लिए अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल के बाद याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा और ये याचिका प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति और अन्य ने दाखिल की है। आपको बता दें कि पूरी याचिका प्रतियोगी छात्र संघ समिति और अन्य की तरफ से दाखिल की गई, जिसमें कि यूपी लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव के कार्यकाल के दौरान हुई नियुक्तियों के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई है। इस याचिका में CBI जांच की मांग की गई है। कहा गया है कि अनिल यादव के कार्यकाल के दौरान भारी अनियमितता बरती गई थी। भर्ती के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका पर आज सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में ही आज सुनवाई के लिए अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में इनकार करते हुए 2 अप्रैल के बाद याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा है। आलोक मेरे साथ जुड़ चुके मेरे साथ तमाम जानकारी के साथ। आलोक, छात्र संघर्ष समिति और अन्य की तरफ से याचिका दाखिल की गई है भर्तियों को लेकर, क्या इस याचिका में कहा गया है? अनंत, जरा अपना प्रश्न पूरा दोहरा दें। आलोक, छात्र संघर्ष समिति और अन्य की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, इसमें कहा गया है कि अनिल यादव के कार्यकाल के दौरान जो भर्तियां उन पर सवालात उठाए गए हैं, क्या कुछ और इस याचिका में कहा गया है?
देखिए अनंत, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे अनिल यादव, उनके कार्यकाल में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, भर्तियों में अनियमितता हुई थी, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस का पर्चा तक लीक हुआ था, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। इसको लेकर तमाम याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने माना था कि उनकी नियुक्ति अवैध थी। अब जो वो पूरी लड़ाई प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने लड़ी थी, एक बार फिर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और इसमें यह मांग की है कि पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में जितनी परीक्षाएं हुई थी उन सबकी जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई से कराई जाए। साथ ही जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अधिवक्ता है आलोक मिश्रा, उनका कहना था कि पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में की जाए। पूरे मामले पर अब 2 अप्रैल को सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सिंह आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का इस पूरे मामले में हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराने के लिए। वहीं आगरा के ताजमहल में टूरिस्ट गाइड के लाइसेंसों का नवीनीकरण न किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जवाब के लिए 1 महीने का वक्त दिया। हाईकोर्ट ने ASI से लाइसेंस जारी करने की गाइडलाइन मांगी और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर 26 मार्च 2017 को समाप्त हुए लाइसेंसों के नवीनीकरण की मांग की है। मामले की सुनवाई अब 1 महीने बाद होगी। आगरा में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए ASI टूरिस्ट गाइड एजेंट का लाइसेंस जारी करता है। टूरिस्ट गाइड के लाइसेंस पहले केंद्र के 2003 में बनाए गए नियम के तहत जारी होते थे, लेकिन इसे चुनौती दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2015 को विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने के लिए कहा गया था। कहना था कि मार्च में 15 मार्च को उनका 26 मार्च को इनका लाइसेंस का टर्म खत्म हो रहा है, लिहाजा उनका रिन्यूअल किया जाए। तो कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा है कि इस बारे में आप अपनी गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और उसके पालन क्यों नहीं हो रहा है, उसके तहत पूरा जवाब दाखिल करिए। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में धांधली के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने पूछा कि उन शिक्षकों का तबादला कैसे हो गया जिन्होंने एक जिले में 3 साल तक तैनाती की न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं की। कोर्ट ने ऐसे तकरीबन 75 स्थानांतरित शिक्षकों को भी नोटिस जारी किया है। और फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, रुकेंगे ब्रेक ले। ब्रेक के उस पार खबरें एपीएन पर लगातार जारी रहेंगी।